नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर हमेशा की तरह आपके सामने हाजिर हुए हैं। और नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है, अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि वो इस तनाज़े को यानी मौजूदा तनाज़े को इस तरह हल करें कि वो इलाके में फैल ना पाए। तो बहरहाल उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की गुत्थी सुलझाने में ताउन करेगा। बहरहाल दूसरी खबर आपको बता दूं और ख़ास तौर पर सारे हिंदुस्तान में ये खबर गर्दिश कर रही है कि ज़ात पात पर मबनी जो सर्वे है, ज़ात पात पर मबनी जो मरदमशुमारी है, उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का राज़ी होना इस बात को ज़ाहिर करता है कि वो अपोजिशन के सामने बेबस हो गए हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एक चाल है, क्योंकि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले ने उन्हें बदनाम कर दिया है। ना सिर्फ उन्हें बदनाम किया है बल्कि उनकी मकबूलियत में भी कमी आई है और लोग अब उनकी अहलियत पर सवाल करने लगे हैं और कह रहे हैं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी की सरहदों की हिफाजत में नाकाम हो गए हैं। ये सवाल गर्दिश कर रहा है। खुद बीजेपी कायदीन भी अब दाखिली तौर पर ये सवाल करने लगे हैं। और अहम बात यह है कि जहाँ तक आप देखेंगे कि ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी का सवाल है, इस ज़िमन में कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनकी ये ख्वाहिश रही है कि हिंदुस्तान भर में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की जाए ताकि जो OBCs हैं उनकी आबादी का पता चल जाए और जो ज़ात पात के लिहाज से पसमानदा हैं या आप देखेंगे कि दर्जे फेरिस्त तबक़ात व क़बाइल और साथ ही अक़लियतों की तादाद भी मालूम हो जाए। क्योंकि राहुल गांधी ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्योंकि अगर आप तहफ़्फ़ुज़ात की बात करते हैं तो अपोजिशन जमातें, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि कांग्रेस ने इस बात की तायीद व हिमायत की है कि जो मौजूदा हद है 50% उसे बढ़ाकर ज़्यादा यानी 60% कर दिया जाए और या उससे ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। तो बहरहाल RSS के बारे में ये कहा जाता है और ख़ुद BJP के बारे में ये कहा जाता है कि वो मानववादी पार्टी है और सिर्फ ब्राह्मणों तक महदूद हुआ करती थी, लेकिन OBCs ने उसकी तायीद की। लेकिन उसके बावजूद वो चाहती है कि दलितों को और पसमानदा तबक़ात को जो तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है वो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर दें। तो बहरहाल दिल्ली से भी एक खबर आ रही है। दिल्ली में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में 4 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का रायबरेली, कौन नहीं जानता, लेकिन वहाँ पर आप देखें कि किस तरह पुलिस इक़दामात करती है। बताया जाता है कि एक नौजवान किसी लड़की से प्यार करता था, उस पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसने लड़की को भगा कर ले गया और फिर उसके बाद पुलिस ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया, हिरासा किया और कहा यह जा रहा है कि उसे ज़दोकोब भी किया। वो घर आया और आकर उसने खुदकुशी कर ली। तो इस तरह के खबरें हमारे पास हैं। लेकिन जो पहली खबर आपको बता दूं कि जो खबर अहम खबर है वो खबर यह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में ये इत्तलात आ रही है कि उनकी तस्वीर में तोड़ मड़ोड़ करते हुए सोशल मीडिया पर पेश की गई है। और इस सिलसिले में पुलिस ने एक एक्स यूज़र यानी ट्विटर के एक सारिफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। और इस सिलसिले में शिकायत जो दर्ज करवाई है कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी मीडिया जो सेल है उन्होंने कैलाश सज्जन ने दर्ज करवाई है। और ये कहा जाता है कि इस फोटो में तोड़ मड़ोड़ करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को काबिल एतराज़ हालत में पेश किया गया है। तो बहरहाल हमारे साथी अशर यासिर हमारे साथ है। तो पहले जो खबर है हम चाहेंगे कि ज़ात पात पर मबनी जो सर्वे की वज़ीर-ए-आज़म ने रजामंदी जाहिर की है उससे उनकी कमज़ोरी जाहिर होती है या फिर उनकी सियासी चाल का इजहार होता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने कल भी बात की थी कि जब से जातिगत जनगणना की जो बात है जी जी तो जब से केंद्र सरकार ने इसका ऐलान किया है तब से आप देखिए कि हर जो कैमरास पहले जो है पहलगाम पे अटके हुए थे वो सारे अब जो हैं पॉलिटिकल लीडर्स के पास चले गए हैं और हर जगह से यही बात हो रही कि नरेंद्र मोदी का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। हालांकि इसी फैसले को लेकर के कई बार बीजेपी के ही लीडर्स का ये कहना था कि जो अपोजिशन है वो जात पात की बात करना चाहती है, वो हिंदुस्तान को जात पात में बदलना चाहती है। लेकिन अब उन्होंने खुद ही ये फैसला लिया और इस पर जो अपोजिशन का ये भी कहना है कि जब मोदी जी से सवाल होना था कि पहलगाम पे हमला कैसे हुआ और आपने पाकिस्तान पे एक्शन क्यों नहीं लिया, उस दौरान इन्होंने
ये ला करके सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से लोगों को भड़काया है। जिस तरह से अपोजिशन का कहना है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो देश में जो केंद्र सरकार है इस वक्त, या मोदी सरकार कह लें, तो वो जो है चीज़ों को चेंज कर देती है। कैमरों का रुख चेंज हो जाता है, माइकों का रुख चेंज हो जाता है, और जो सो कॉल्ड अपने आप को पत्रकार कहते हैं उनके भी अपने अपने अंदर चेंजेस आ जाते हैं। जिस तरह से हम देखते थे पहले कि जब भी यहाँ पे 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें जब भी इसकी बात होती थी जाति आधारित जनगणना की, उस दौरान कुछ मीडिया एंकर्स भी इस चीज़ की मुखालफत करते तो कहते थे कि अपोजिशन क्यों ये लाना चाह रहा है, और ये ला करके शायद वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे। अब देश के प्रधानमंत्री की तरफ से या देश की जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से ये चीज़ें सामने आ गई, तो अब उसी चीज़ को और बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह के दरमियान ये चीज़ें क्यों नहीं आई। तो आप ये देखिए कि किस तरह से चीज़ों को डाइवर्ट किया जाता है। जिस तरह अपोजिशन कहता है कि नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे पाते, उस दौरान वो कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल देते हैं जिससे सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि अभी जब से ही कास्ट सेंसस की बात आई है तब से सारी चीज़ें भूल करके, सब पहलगाम का हमला भूल करके सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना पे बात हो रही, बाकी और किसी चीज़ पे बात नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी आज भी जो है जो शिवसेना यूबीटी है उसका जो अखबार सामना, उसमें भी ये छापा गया है कि अगर नरेंद्र मोदी ने आर्मी को या जो भी सेना है उसको जो छूट दी हैं तो अभी तक पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं किया गया। इसी बीच जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते उन्होंने कहा है कि भारत प्रति समर्थन जताया और कहा है कि उम्मीद है कि जो है अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ होगा तो वो हिंदुस्तान का सहयोग करेगा, क्योंकि आगे चल के ऐसी चीज़ें ना पैदा हों जिससे दोनों देशों में, दोनों जो पड़ोसी मुल्क हैं उसमें और ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो जाए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, आरएसएस का सवाल है, आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का सवाल है, उनके बारे में अक्सर ये कहा गया है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ है, यानी ये नहीं चाहते कि दर्जे फहरिस्त तबक़ात और क़बाइल को जो तहफ़्फ़ुज़ात डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दस्तूर के तहत दिए हैं वो बर्खास्त कर दिए जाएँ। और इस सिलसिले में आपने देखा कि कुछ बरसों से आरएसएस सरबराह का भी कुछ बयानात आए थे, आरएसएस लीडरों के, बीजेपी लीडरों के भी बयानात आए थे जिनका आलाज़ात यानी खुद साख्ता यानी सो कॉल्ड आलाज़ात से ताल्लुक़ है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, आप देखेंगे कि आरएसएस सरबराह मोहन भागवत जैसे ही पहलगाम वाक़या पेश आता है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यामगाह पर पहुँच जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन मुलाकात की जो हकीकत सामने आई, आप ये समझ रहे होंगे, हम भी यही समझते रहे कि वो पहलगाम चूँकि बहुत ही संगीन मामला बन गया है, चूँकि 26 यानी कि इंसानी कीमती जानें ज़ाय हुई हैं और वो ज़्यादा बरहम हो गए शायद वो पाकिस्तान पर, इसलिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी मुलाकात के बारे में जो ज़राए ने हमें बताया है वो ये है कि, और मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये बताया गया है कि मोहन भागवत पहलगाम वाक़े पर कोई तबादले खिलाल के लिए नहीं गए थे या फिर इज़हार अफसोस के लिए नहीं गए थे, इज़हार गम के लिए नहीं गए थे, बल्कि वज़ीर आज़म से मुलाकात का जो मकसद था वो ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी से मुतालिक ग्रीन झंडी दिलाना, यानी सब झंडी दिखाना था कि चलिए आप लोग ये कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। कई हिंदुस्तान को और ख़ासतौर पर बीजेपी हुकूमत को कई नाकामियों का सामना है और बिल्कुल वो बदनाम होकर रह गई है और मसले की बुनियाद पर वो बात कि अपोजिशन के सामने नज़रें उठा नहीं सकती, मुंह नहीं खोल सकती, क्योंकि वो महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई है, वो बेरोजगारी पर काबू पाने में नाकाम हो गई है, वो फिरका परस्ती जिस अंदाज में मुल्क में फरोग पा रही है उसको कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है, बीमारियों पर कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है, सेहत आमा तबाह ताराज होकर रह गया है। और आप देखेंगे कि किस तरह तालीमी जो शोबा है उसे ज़ाफ़रानी बना दिया गया है, ज़ाफ़रानी रंग दे दिया गया है, यानी हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी के तमाम सामान कर लिए गए हैं। ऐसे में बीजेपी हुकूमत जो है और नरेंद्र मोदी जो है और उनके जो हामी हैं, सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के कुछ नहीं कर सकते। ये
मीडिया के जो यानी गैर जानिबदार जो शोबा है या हल्का है वो ये कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मोहन भागवत पहलगाम सानेह के बारे में तबादले ख्याल के लिए वज़ीर आज़म के घर नहीं पहुंचे थे, बल्कि मरदूमशुमारी, जात पात पर मबनी मरदूमशुमारी का मशवरा देने के लिए उनके पास पहुंचे थे। क्योंकि अब बीजेपी के पास एक ही राह रह गई है कि किसी ना किसी तरह बहानों के जरिए अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अपोजिशन कायदीन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोहन भागवत ये चाहते हैं कि जात पात पर मबनी मरदूमशुमारी की जाए। लेकिन हैरत इस बात की है कि आरएसएस तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ, आरएसएस जात पात पर मबनी मरदूमशुमारी के खिलाफ, मोदी जात पात पर मबनी मरदूमशुमारी के खिलाफ, और बीजेपी के जो कायदीन हैं, अक्सर कायदीन उसके खिलाफ बात करते थे। अब जैसे ही वज़ीर आज़म ने कहा कि हम जात पात पर मबनी मरदूमशुमारी करवाएंगे, अब बीजेपी कायदीन जो इसकी मुखालिफत कर रहे थे वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है वज़ीर आज़म का। अरे मेरे भाई, अगर आपको ये समझना है कि जो फैसला हिंदुस्तान के लिए बेहतर हो वो पहले भी अच्छा होता है और बाद में भी अच्छा होता है। जब आप वज़ीर आज़म कहते हैं कि अच्छा है तो अच्छा है, तो मैं ये तो समझता हूं कि ये गुलामाना ज़हनियत है और बीजेपी कायदीन को इस तरह की गुलामाना ज़हनियत तर्क करनी चाहिए। बिल्कुल सही। आपने जो बात कही कि गुलामाना ज़हनियत जो है, आप देखिए कि कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम हो उसमें भी बीजेपी के लीडर सही बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये काम संपन्न हो पाया। जी जी जी। मतलब हर काम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट किया जाता है। अभी दिल्ली से पहला जत्था हज के लिए गया। जी जी। तो वहाँ पे भी जो निगत करके एक हैं, उन्होंने भी यही बोला कि ये देश के प्रधानमंत्री की बहुत कामयाबी कि इतने लोगों का पहला जत्था हज पे गया है। तो आप ये देखिए कि जब हज की जो सब्सिडी थी उसको ख़त्म करने की बात हुई, उसको ख़त्म किया गया और उसके बाद फिर एयर इंडिया को भेज दिया गया। जी हाँ। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं कि आप कितने बड़े मतलब जो चीज़ें हैं वो फेलियर वाली हैं आपकी, लेकिन आप उस फेलियर को छुपाने के लिए आप एक नई चीज़ें लेके आते हैं। जिस तरह आपने फेलियर को छुपाने के लिए अभी ये जातिगत जनगणना वाला काम किया है, उससे पहले जब क्या बोलते पुलवामा वाला हमला हुआ था उस दौरान आपने वोट मांगे थे। जी जी। उसके बाद आज तक उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ कुछ पता नहीं है, कोई उसकी खबर नहीं है। उसमें जो लोग पकड़े मतलब जिन पे शक था उनको भी छोड़ दिया गया। अभी एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 लोगों को क्या बोलते उम्र कैद या सज़ा देने की बात की गई है, लेकिन उस खबर को भी छुपाया गया। जी हाँ जी। उसको भी पहलगाम के उसमें छुपा दिया गया है। तो और फिर इस पे जो है एनआईए मतलब ये जो है गवर्नमेंट है ना। जी हाँ जी। और उसी ने जो है उनको छूट दी थी कि वो चुनाव लड़े और वो एमपी बन गई थी। हाँ उसके बाद अब जब उनका काम खत्म हो गया, एमपी बनने वाला, आपकी टिकट नहीं दिया गया, तो उनको जो है फिर अब ये कहा जा रहा है कि इनको सजाए मौत दे दो या फिर उम्र कैद की सजा दे दो, फांसी की सजा दे दो, सॉरी। ठीक है, अब ये बताइए आप कि ये जो है क्या बोलते एनआईए ये किस तरह का काम कर रहा है। एक तरफ आपने उनको छूट दी कि आप जाके इलेक्शन लड़ रही हैं, उसके बाद आप जा करके उसमें बैठ रही हैं पार्लियामेंट में, देन फिर आपको टिकट नहीं दिया जाता है और आप पे ये कहा जाता है कि इनको फांसी की सज़ा दे दी जाए। हमारी ये गुजारिश है कि इनको फांसी की सज़ा दी जाए। तो ये कहाँ तक सही है? अब जिस तरह से अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने हर एजेंसी को अपने अंडर कर लिया है, तो उसका जीता जागता एक सबूत ये भी तो है ना। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का जो सबसे पहला दहशतगर्द था वो नाथूराम गोडसे था। और आप देखेंगे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भोपाल से, उसने एमपी इलेक्शन भी जीता था, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उसे टिकट दिया था और उसने, आप अंदाज़ा कीजिए कि नाथूराम गोडसे की तारीफ की थी, गांधी जी पर तनकीद की थी। बाबा कौम महात्मा गांधी को तनकीद का निशाना बनाना और फिर नाथूराम गोडसे की तारीफ करना और फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आप देखेंगे कि उसे एमपी भी बना देते हैं। तो कितनी शर्म की बात है कि जो जिस पर ये इल्ज़ाम किए गए हैं कि मालीगांव बम धमाकों में वो मुलविस है, वो दहशतगर्द है, और उसके बाद आप देखेंगे कि एनआईए ने भी अब तो कह दिया है कि उसे सजाए मौत दी जाए, सजाए उम्र कैद दी जाए। और आपको ये बता दूं कि मालीगांव बम धमाके में 8 मुसलमान शहीद हुए थे, 100 से ज़ायद जख्मी हुए थे। जागने की रात थी और यानी मैं समझता हूँ कि शब कदर या शब बारात थी। तो ऐसे में इस तरह के जो वाक़या पेश आता है उसको आप वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम करते हैं तो ये गलत बात है। जबकि आप देखेंगे टाइगर मेमन की भावच
फौज के नाम पर गाड़ी थी तो उसे जेल भेज दिया जाता है, उसे सख्त सजाएं दी जाती है, और इसके नाम पर भी गाड़ी थी, लेकिन आज तक ये बाहर फिर रही है, नाच रही है, गा रही है, कबड्डी खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है। और आप अंदाजा कीजिए कि अगर इसको इजाजत दी जाए तो वज़ीर आज़म का इंटरव्यू भी लेने तैयार हो जाएगी और कहेगी कि मोदी जी आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। ये हालत हो गई है हिंदुस्तान की। जी जी जी, चाट कर जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी जो देश की हालत है उसमें यही है कि अभी हमने जिस तरह आपने खबर बताई कि उत्तर प्रदेश में एक लड़के को जो है इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि उसने घर में जा कर के खुदकुशी कर ली। जी जी, शर्म वाला क्या करेगा, हया वाला रहा तो यही करता है। बिल्कुल, हया वाला यही करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अभी हम प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रहे थे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो हैं वो उनको जब अदालत में बुलाया जाता था तो वो बीमार हो जाती थी, व्हीलचेयर पे जाती थी। और उसके बाद आप देखिए कि कबड्डी खेलनी, फुटबॉल खेलनी, वो सब होता था उनका जब वो एमपी थी तभी। लेकिन अब बात ये सामने आती है कि अगर एनआईए ने अभी इनको ये कहा है कि इनको फांसी दी जानी चाहिए 7 लोगों को, तो उस वक्त एनआईए कहाँ था जब इनको टिकट दिया गया था और ये एमपी बनी थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्या इस पे भी सवाल नहीं होना चाहिए? इस पे भी सवाल होना चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री सवाल होना चाहिए कि आखिर आपने इनको टिकट क्यों दिया। जी हाँ, जी हाँ। और फिर इस बार टिकट क्यों नहीं दिया? क्या आपको पहले से पता था ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं? ये सारी चीज़ें अब जिस तरह अपोजिशन का इल्ज़ाम लगता है कि सारी चीज़ें अंडर में हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि ये प्री प्लानिंग हो। अब जिस तरह से आपने अभी बात की कि देश पे जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है पीएम से मिलने गए थे। उस वक्त आप देखिए कि हर मीडिया चैनल्स पे ज़्यादातर ये चल रहा था कि देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है वो मिलने गए हुए हैं और वहाँ पे क्या डिस्कशन होगा, ये वो अपनी ख्याली प्लॉट पक रहे थे। लेकिन बात वहाँ कुछ और सामने आई है कि जब सारे हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं तो हमें बचने के लिए कोई ऐसा सहारा लेना चाहिए जिससे हम पूरी तरह से निकल के चले जाएं, यानी बदनाम ना हो। अब कल जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जिन्होंने भी हमला किया है वो ये ना सोचे कि हम जवाब नहीं देंगे, ये मोदी का भारत है। जी जी, इसमें जो है चुन चुन के सबसे बदला लिया। ये मोदी का नहीं, गांधी का भारत है। उन्होंने ये बात कोट की कि मोदी का भारत, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का भारत है। बिल्कुल। और अब जिस तरह से वो कर रहे हैं कि अब ये मोदी का भारत है और एक एक करके बदला लिया जाएगा, तो उसमें भी अब आप देखिए कि एक तरफ अनाज झलक रही है आपकी। जी हाँ, जी कि हाँ। आपके इतने फेलियर्स हुए अभी तक, जब से आपने 370 हटाया 2019 से अब तक तकरीबन 60 लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पे, जिसमें आर्मी के लोग भी शामिल हैं, जिसमें वहाँ के लोग भी शामिल हैं, और इसमें जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ रहने जाते हैं या घूमने जाते हैं, कारोबार करने जाते हैं, वो भी शामिल हैं। टारगेट किलिंग वहाँ पे हो रही, पहले से हो रही। लेकिन ये कब से हो रही? 2019 के बाद, जब से आपने 370 हटाया है उसके बाद से। लेकिन अभी तक आपने कोई वो नहीं किया। और जिस वक्त ये 370 हटाया जा रहा था उस वक्त देश की जो मीडिया थी, दरबारी मीडिया, वो ये कह रही थी कि अब इस तरह की हरकतें नहीं होंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोली जा रही थी। अभी जब ये हमला हो गया, ये क्या बोलते हैं, 25-26 लोगों की मौत हुई है, उस दौरान वहाँ पे यही गोदी मीडिया जा कर के कश्मीरियों से कहता है कि तुम लोगों ने उन्हें पनाह दी, तो वो जब उस पर भड़कते हैं तो फिर वो बात लेके आ जाती है कश्मीरी पंडित वाली। अरे भाई 2019 से लेकर के अभी 2025 चल रहा, आपने वहाँ कश्मीरी पंडितों क्यों नहीं बिठाया? जी जी, दोबारा क्यों नहीं उनको वहाँ लेके गए? अब वो तो बात होती कि वहाँ से वो हटे थे, लेकिन वहाँ वापस क्यों नहीं जा रहे हैं वो? जी जी, ये भी एक बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, जैसा कि हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाते हैं, तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक रूलिंग सामने आई है, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो लोग अपना मजहब तब्दील करते हैं, यानी SC ST की तरफ उनका इशारा था, अगर वो अपना मजहब तब्दील करते हैं तो फिर उन्हें SC के जो फ़वाइद दस्तूर ने दिए हैं और जो कानून ने दिए हैं उससे वो इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते, यानी वो SC ST बाकी नहीं रह सकते। ये अजीब व गरीब मंतिक़ है, क्योंकि आप देखेंगे कि जिसका जो चाहे वो मजहब इख्तियार कर सकता है, जो चाहे कपड़े पहन सकता है, लिबास ज़ेबतन कर सकता है, जो चाहे खा सकता है, लेकिन आप ये कहते हैं कि अगर SC ST जो है वो अगर अपना मजहब तब्दील कर लेते हैं तो फिर उन्हें वो फ़वाइद हासिल नहीं होंगे जो दलितों को और दीगर दूसरे पसमानदा तबक़ात को हासिल होते हैं। तो बहरहाल इस तरह के जो फ़ैसले हैं, इन फ़ैसलों पर ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि ये
बहुत ही अहम फैसले होते हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इंसदाद जो मजालिम है यानी एट्रोसिटीज एक्ट है SC/ST उस पर वो भी इन पर लागू नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो दलितों की आबादी है, जो कबाइलियों की आबादी है, जिस तरह उन्हें इंसान नहीं समझा जाता, अगर वो अपना मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेते हैं या फिर ईसाइयत कबूल कर लेते हैं या किसी और मज़हब के दामन में पना लेते हैं तो वो बुरा क्या करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि राजस्थान के कायदे अपोजिशन है कांग्रेस के, उन्हें आप देखेंगे कि राम मंदिर, रामगढ़ इलाका है, वहाँ पर राम मंदिर बनाई गई है और उसके इफ्तिताई तकरीब में वो शिरकत करते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि बीजेपी का एक साबिक MLA है और बदनाम ज़माना MLA है, आला ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। तो बहरहाल वो जैसे ही ये कायदे अपोजिशन जो कांग्रेस के हैं दलित हैं वो वापस निकलते हैं मंदिर से, तो मंदिर पर गंगा का छिड़काव करता है, यानी उसे पवित्र बनाता है और कहता है कि किसी ने ये मंदिर गंदी कर दी है। अरे बेवकूफ़, मंदिर गंदी नहीं होती है, भगवान भगवान होते हैं और जो इंसान है, इस तरह के शैतान जो होते हैं वो गंदे होते हैं, वो बुरे होते हैं, वो इंसानों में तफरीक करते हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ उन्हें नहीं होती और वो आला और अदना की बात करते हैं। इंसान एक होता है, कोई आला अदना नहीं होता है। और याद रखो, आपके अखलाक अच्छे हैं, आपके कैरेक्टर अच्छे हैं, आपके किरदार अच्छे हैं, आप अपने पड़ोसियों से प्यार करते हैं, आप इंसानों से प्यार करते हैं, तो आप अच्छे जात के हैं, आला जात के हैं, वरना तुम्हारी नीच जात है क्योंकि तुम इंसान से प्यार नहीं करते। मैं समझता हूं कि तुम कितने ही आला क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम इंसान से प्यार नहीं करते तो तुम नीच हो। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं कि आजकल, अभी कल भी एक खबर सामने आई कि एक जगह से उसका नाम नहीं दिया गया था जगह का, एक आई थिंक वो उत्तर प्रदेश में कोई जगह थी ऐसी, जी जी, कि वहाँ पे एक दलित दूल्हा जो है वो घोड़ी पे चढ़ के जा रहा था, तो जी जी, एक आला जात वाले जा रहे थे, उन्होंने उसे उतरवाया और घोड़ी वाले को जो घोड़ा लेके आया था उससे भगा दिया, देन फिर इसको मारा। बहुत अफसोस की बात है। अब आप अंदाजा कीजिए कि एक दलित घोड़ी पर सवार नहीं हो सकता, एक दलित यानी शान और शौकत के साथ शादी नहीं कर सकता, मूछ नहीं कर सकता, मूछ नहीं रख सकता, मूछ नहीं रख सकता। कितनी अफसोस की बात है, मूछ नहीं रख सकता, तो कितनी शर्म की बात है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी की हुकूमत में हो रहा है। और आपको यासिर आपको बता दूं कि मोदी जी ने जब से इख्तिदार संभाला है, दहशतगर्दाना वाक़यात में, नेक्सलाइट्स के साथ झड़पों में, सरखावाराना फसादात में 300 से ज़ायद लोग मारे गए हैं और उससे कहीं ज्यादा जख्मी हुए हैं। और ये बात करते हैं हम चुन चुन को मारेंगे। अगर चुन चुन को मारेंगे तो मारिए पाकिस्तान को, मारिए यहां जो दहशतगर्द है, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उन्हें भी चुन चुन कर मारिए। और फिर जो है जब ये पहलगाम का हमला होता है उसके बाद फिर RSS प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आता है कि हिंदू कभी जो है किसी का धन पूछ के नहीं मारता। जी जी। तो जो लिंच होती है कौन करता है? फिर ये जो गऊ क्या बोलते हैं, गऊ के नाम पे जो मारा जाता है, गौ मांस के नाम पे कौन मारता है? वो तो नाम पूछ करके। अभी जो ट्रेन वाला हादसा हुआ था जिसमें हम लोगों ने बात की थी, ट्रेन वाले हादसे में भी उसने नाम पूछ के मारा था। जी जी जी। और फिर आपने अभी बोला कि जब से 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आए हैं, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी 2023 से 2024 के दरमियान, जो 2024 अभी ख़त्म हुआ है, उसके दरमियान या अभी अगर हम बात करें क्या बोलते हैं फरवरी तक की, तो देश में कम्युनल जो बयानबाजी वो बढ़ी है और इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। कितनी अफसोस की बात है। और बीजेपी की जो कायदीन है, तकरीबन 268 कायदीन के खिलाफ हेट स्पीच के मुकदमात है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कार्रवाई नहीं होती है इनके खिलाफ। अब जब देश के प्रधानमंत्री खिलाफ ही देश के प्रधानमंत्री ने ही अपनी परसेंटेज सबसे ऊपर रखी हुई है इन सब चीज़ों में, उसके बाद फिर असम का मुख्यमंत्री है, दैन फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भी कई सारे लीडर्स हैं, तेलंगाना के भी जो बीजेपी गोशामहल MLA वो भी उसमें मौजूद है और भी कई सारे बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स हैं। लेकिन आप ये देखिए कि 2014 से अब तक हिंदुस्तान में कितना बदलाव आया है। हिंदुस्तान में आप जो है, अब लोग अगर सफ़र करते हैं ट्रेन का, 1 से 1.5 दिन का अगर उनका सफ़र होता है तो वो खाना बहुत ही नॉर्मल लेके जाते हैं। जी जी। वो ज़्यादातर चिकन प्रेफर करते हैं, वो कोई क्या बोलते हैं, ना मटन लेते हैं ना कुछ लेते हैं,
क्योंकि आपको अदालत में ये साबित करने में समय लग जाएगा और आप क्या पता साबित करने के लिए बचो भी कि ना बचो। और दूसरी बात, शर्म की बात यह है कि मोदी हुकूमत में बीफ का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत सबसे बढ़ ज्यादा, गया है, बहुत सबसे बढ़ ज्यादा गया। हो गया है। अब आप ट्रेन में ना ले जाएं बीफ, अगर ट्रेन में ले जाएंगे तो गरीब मुसलमान को आप मारेंगे। ये जो बड़े बड़े साहूकार जो गाँव काट कर और उस गाँव जबिया के जरिए हजारों लाखों टन गोश्त जो बीफ है वो बाहर भेज रहे हैं। तो उससे बीजेपी को फायदा हो रहा क्यों है ना? बीजेपी को क्यों नहीं रोकते ये लोग? तो बीजेपी को उससे फायदा हो रहा है, बीजेपी को उससे पैसा तो मिलता ये है। दोगलापन क्यों? अब दोगलापन इसलिए है कि उनको हर स्टेट में हर जगह पे अपने ऑफिसर्स बनाने हैं। नहीं, हमारे जो हिंदू भाई है उन्हें तो ये सोचना चाहिए, जो गाँव को प्यार करते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए, गाँव को माता मानते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि मोदी हुकूमत में जो बीफ का एक्सपोर्ट है वो इस कदर क्यों बढ़ गया है। क्योंकि इस देश में जो है पैसा बहुत कम है अभी, और बीजेपी को हर स्टेट में ऑफिसेस बनाने हैं, और जो आवाम है, जो कुछ पढ़े लिखे भी लोग हैं, उनको भी सिर्फ धर्म के नाम पे एक अफीम बो दिया जाता है। अभी एक 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा हमने कि एक बहुत बड़े एक्टर हैं जो एमपी भी रह चुके हैं, जिन्होंने कहा है कि हमने अपना यूरिन पिया था। जी जी। अभी आज फिर एक खबर आई है कि एक और बड़ी एक्टर हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया कि मैंने भी अपना यूरिन पिया था। तो इस वक्त आप ये देखिए कि जो पढ़े लिखे हैं, जिनको हम लोग हीरो मानते थे, अब उनकी बयानबाजियां क्या हो गई हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई सारे बयान दिए हैं, कहाँ कहाँ मतलब इस उम्र में आके उनके साथ क्या हो रहा है ये नहीं पता क्या हो। अफसोस की बात है, खुद आप देखेंगे कि कई जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने वादे तौर पर कहा है कि जो हमारा गुर्दा होता है वो गुर्दा टॉक्सिक मटेरियल को अलग कर देता है, बहुत ही मेहनत करता है गुर्दा, और उसके बाद जब टॉक्सिक मटेरियल से दूसरे जो फासिद मादे हैं पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि फिर वही दोबारा अगर आप पिएंगे तो फिर क्या हाल होगा गुर्दों का। उन्होंने सवाल किया डॉक्टर्स ने। तो आज ये कह रहा है कि मैंने अपना खुद का पेशाब पी लिया है, तो कल कहेगा कि मैंने अब खुद की गंदगी खा ली है और मेरा ये इलाज हो गया है, वो इलाज हो गया है। ये मैं समझता हूं कि बीमार जहनियत का नतीजा है, बीमार सोचो फिक्र का नतीजा है, जो इस तरह की गंदगी ये फैला रहे हैं। बिल्कुल, इससे पहले बीजेपी के भी एक लीडर ने कहा था कि हम आजकल गौमूत्र पी रहे हैं। जी जी जी, लेकिन वो पी रहे हैं, लेकिन वो नहीं पीते, दूसरों को पिलाते हैं। वही तो मैं कह था कि उस वक्त उस एंकर को फौरन देना चाहिए था, लीजिए पी के बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा बोएगा वैसा पाएगा। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपने जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसका इख्तिताम अमल में लाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।